Hello my dear students, welcome to all of you in today's class. Myself Ravi Bhushan Dwivedi from Prayag Public School, Chakmada, Hadia, Prayagraj. Dear students, as you know that we have completed one chapter from physics section, that is motion during the online classes which were organized between April and May session. So we have completed that one syllabus so far. So dear students, now just we are moving towards the chapter 2, that is the force and laws of motion. So dear students, you will find some similarities between chapter 1 and chapter 2. If you have understood chapter 1 clearly, so there is no any confusion in understanding the chapter 2, force and laws of motion. So dear students, let us start our chapter with the terms force. So dear students, force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion, direction of motions or shape and size of a body. So dear students, all of you are familiar with the words force. Force is not a new word for you because in previous classes, in 8 classes, you have studied about the force in detail. Now here is a definition which is also associated with the force, that generally we say simple words, that is the push or pull which changes or tends to change the state of rest. That is the important thing here is a tense words. That is the important and you should understand this clearly. टेंस मीन्स है कि जब आप किसी बॉडी पे भी फोर्स लगाते हो तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स हम लगा रहे हैं और उस बॉडी पे उसका मास कितना है, वो उस बॉडी में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये डिसाइड करता है. अगर बॉडी का मास ज़्यादा है, हैवी है बॉडी, तो आपको ज़्यादा मास लगाना पड़ेगा टू पुश और पुल. So if the body is very smaller, having low mass, then minimum mass, then you can apply low magnitude type of force by which you can push or pull. So अगर कोई हैवी बॉडी है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे कोई ह्यूज रॉक रखा हुआ है उस पर जाकर के आप फोर्स लगा रहे हो, बड़ी सी चट्टान, ठीक है, तो आप जब उस पर फोर्स लगाते हो तो वो मूव नहीं करता है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हो, फोर्स लगाए हो, तो इसका मतलब है कि फोर्स या तो डिस्प्लेस कर देगा या तो टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर वो बॉडी रेस्ट में रुकी हुई है तो उसको मोशन में ला देगा. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो फोर्स लगा के उसको स्टॉप किया जा सकता है. अगर वो उसका डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है और शेप एंड साइज भी उस ऑब्जेक्ट का चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द फोर्स. So these are the effects of force due to which we can see the following types of phenomena related to the force. So dear students, अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है. क्वेश्चन इज हियर, फोर्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन डू द फोर्स. इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन एनी बॉडी, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू कैन सी देयर, दैट इज द इम्पोर्टेंस. पहली बात, फोर्स कैन सेट मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी. कोई बॉडी है जो रुकी हुई है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे, जैसे ये बॉल है, ये यहाँ पे रुकी हुई पड़ी है, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगाते हो तो ये बॉल स्टार्ट टू रोल, वो बॉल स्टार्ट टू रोल डाउन. अब बॉल रोलिंग करना शुरू करती है. दिस इज द एप्लीकेशन फोर्स डायरेक्शन एंड द बॉल स्टार्ट टू roll. Actually the ball exists in stationary position. As you apply the force on it, then ball start to roll down due to force. That is the importance of the force. So one thing is, force can set motion in a stationary body, or force can stop the stationary or moving body. कोई मूविंग बॉडी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मोशन पे है, आप फोर्स लगाओ रुक जाएगी. दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट इज वन इज दूसरी देखें तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. कोई बॉडी है उसका शेप और साइज चेंज किया जा सकता है. जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में देखा होगा आपने, स्ट्रेचेबल स्प्रिंग, दैट इज द
स्प्रिंग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये स्प्रिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, स्प्रिंग का एक्चुअल लेंथ ये है, लेकिन जैसे इसको बोथ साइड्स हम फोर्स लगाएंगे तो एक्चुअल साइज ऑफ स्प्रिंग गेट्स रिड्यूस्ड। अब इसका साइज ये हो जा रहा है, पहले इतना बड़ा था, अब ये साइज ही छोटी हो गई। तो हियर यू आर लुकिंग दैट द फोर्स कैन change the shape and size of a object. Okay. Force can set motion in a stationary body. Force can create motion. Force can stop the moving body. Force can change the direction. और इन सब के पीछे एक जो वर्ड आता है, ये जो आपका आता है ना, which can change or tends to change, ये जो टेंस वर्ड आता है, इससे ये पता चलता है कि फोर्स एफर्ट कर रहा है, मेकिंग एन एफर्ट to bring the changes in it. That is the force. तो डी स्टूडेंट्स, फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज द फोर्स के टाइप्स। फोर्स आपके दो होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रिकॉल करते हैं। आप इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, आप 8th क्लास में कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ चुके हो। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में इफ द टू बॉडीज कम इनटू कॉन्टैक्ट, यानी देयर इज अ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, देयर इज अ कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होते हैं कि बॉडीज फिजिकली इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें कॉन्टैक्ट जरूरी है कि व्हेन द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय कमिंग बाय इन्वॉल्विंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो देन फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट्स बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे आपने देखा रोड पे द फ्रिक्शन बिटवीन बाइक्स, कार के टायर्स में और रोड के बीच जो फोर्स लगता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द मोशन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द फोर्स कैन बी अप्लाइड बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन द टू बॉडीज। जैसे आप दो मैग्नेटिक फोर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस टाइप्स ऑफ फोर्स डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो जैसे स्टूडेंट पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आप पढ़ोगे एक चैप्टर आप में है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। So there are so many examples, you can see such all these types of example in your book. There is an important, that is the balanced force and unbalanced force. Balanced force or unbalanced force. Balanced force और unbalanced force क्या होता है? देखिए, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, देखो सब संतुलित हो जाए, ठीक है। जैसे कोई चीज रख जाए एकदम बैलेंस्ड, जैसे मैं इसको यहाँ पे रख दिया, मार्कर को फिंगर पे ऐसे रोक लिया इस पे, तो ये कहते हैं बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड में है कि इफ द नंबर ऑफ मल्टीपल फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन द फोर्स इज अ बैलेंस्ड फोर्स। जैसे मान लो एक लकड़ी का यहाँ पे एक गुटका पड़ा हुआ है, लाइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, तो यहाँ पे एक देखोगे एक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे mg, रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से ऊपर लगेगा, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो, इसके अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। So there are four forces which are acting on a body, which are lying on the ground surface. But the resultant sum of the force is 0. That is why body is in rest, because there is a balanced force. अगर मान लो आप टॉय, आपने देखा होगा टॉय कार, छोटी सी टॉय कार में आपने देखा होगा कि हाँ, टॉय कार जब यहाँ पे दौड़ रही होती है तो आप देखोगे एक चीज जिसमें कि जो फोर्स आप इधर से लगाते हो तो स्टार्ट रोल करना शुरू करती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा आप लगा रहे हो, तो जितना नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दैट इज
जीरो। अब ये क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल सम ऑफ द फोर्सेस, नेट फोर्स कह सकते हैं उसको, नेट फोर्स, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। सो देयर इज अ बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू जीरो, और यहाँ F डज नॉट इक्वल टू जीरो। F मतलब रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, F रिजल्टेंट is a zero, that is balanced force. फोर्स की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन इन एसआई सिस्टम। यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स, अगर यूनिट ऑफ फोर्स की बात करेंगे एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, तो सीजीएस में हो जाता है डायन, और इनमें रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। अगर पूछा जाए रिलेशन क्या है सीजीएस में और एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में फोर्स के रिलेशन क्या है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। कोई पूछे कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर है, तो यू कैन टेल द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, these are the units of forces। अगर मैं बात करूं कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द फोर्स बाय यूजिंग द ग्राफिकल वेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स को कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि फोर्स को हम कैसे ग्राफिकल शो कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यूनिट जैसे जानते हैं कि फोर्स क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्यों है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मानो मैंने लिखा कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा, अब 4 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसमें आप डायरेक्शन पहले डिसाइड हो जाएगी कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज द ऑलरेडी डिसाइडेड, तो वो आपका क्लियर रहेगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप ऐसे एक एरो खींच लोगे, एरो इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जिसका एरो हेड बता रहा है, ये टिप है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसका जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है, दैट इज द फोर्स की मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा कि 8 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक, तो हम लेट कर लेंगे 2 सेंटीमीटर, सपोज कर लेंगे स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन। तो 8 न्यूटन में कितना आएगा, 2 4 जा 8 न्यूटन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप ऐसे लाइन से दिखा सकते हो, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स को हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द फोर्स एंड quantities of the force, action of the force, unit of the force, description of the force, contact force, unbalanced force, balanced force. We have described all the terms related to the force and laws of motions. So dear students, you must learn all these terms clearly, and in my next video I will explain about the laws of motions and all terms related to the force in next video. So wait till then, we will meet in next video with a new view of concept. So thanks for watching this video, students. Thank you.